बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन की पहली वीडियो के बारे में, जिसकी हेडिंग है वेक्टर्स। इस पूरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, क्यों पढ़ा जा रहा है वेक्टर और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके। आइए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठकर आता है कि चैप्टर में हम वेक्टर पढ़ क्यों रहे हैं और ये चैप्टर बनाया क्यों गया। भाई देखिए, हमारे पास इस पूरे फिजिक्स के कंसेप्ट में हमारे पास 200-300 प्लस फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। पहली चीज ये आती है, सर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? भाई ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो और मेजर करने के बाद आप ऑन पेपर मैग्नीट्यूड वाइज उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक बात बताइए, आपका मास कितना है? मास आप बोल सकते हो सर 70 kg है। वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब है। तो आप वॉल्यूम को मेजर करके मुझे बता पा रहे हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। लिखा भी हमने यही है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर इसका मतलब क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? भाई डायरेक्टली का मतलब ये है, आपके पास मास मेजर करने की मशीन है। क्या आपके पास वॉल्यूम मेजर करने की मशीन है? सर वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मेजर करने की हमारे पास मशीन है, तो लेंथ मेजर करते हो तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, और वॉल्यूम जब मेजर कर रहे हो तो उसको हम बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि बच्चों लेंथ मेजर आप कर सकते हो, लेकिन यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप वॉल्यूम नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे, कोई आपसे पूछे कि भाई आप मुझे प्यार करते हो, मैंने कहा बोला हाँ। भाई कितना प्यार करते हो? यू कैन नॉट मेजर, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हो विद अलोंग विद ए यूनिट मेजरमेंट। भाई लेंथ हमारे पास है, सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, तो हम लेंथ मेजर भी कर पा रहे हैं और यूनिट वाइज डिफाइन भी कर पा रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों हमारे पास दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर की। बच्चों स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं जिन चीज को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्या ऐसी चीजें हैं भाई? पहली चीज, पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट इट? जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों हमने कहा स्केलर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए एक नंबर चाहिए। नंबर मतलब जैसे 5 kg, तो 5 एक नंबर हो गया, along with its proper unit। मास है, kg में लिखना है, तो 5 kg लिख दिया आपने, तो आप लिखोगे मास 5 kg, वॉल्यूम 9 एक नंबर और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, डेंसिटी 20 एक नंबर है, और आप साथ में kg पर मीटर क्यूब उसकी यूनिट लिख रहे हो। बच्चों तो ये वाली चीज को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे टेम्परेचर हमने बता रखा है, तो हमसे यदि कहा जाए वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं? एक नंबर और यूनिट के साथ। और सबसे बड़ी चीज, इन सारी क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए आप नॉर्मल अलजेब्रा का लॉ लगा सकते हो। अलजेब्रा का लॉ यूज कर सकते हैं, मतलब सर 5 kg प्लस 2 kg एज इट इज ऐड कर दोगे 7 kg आ जाएगा हमारे पास। ऐसा और कोई क्वांटिटी नहीं है जिस तरीके से हम ऐसे ऐड ना कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। देखिए कुछ चीजों को आप विदाउट डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपका घर यहां पर है और मैं आपके घर से 2 किलोमीटर दूर हूं। कितना किलोमीटर दूर हूं बच्चों? 2 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर तो मेरे घर से बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। भाई 2 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मतलब एक इंसान मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर बहुत सारी डायरेक्शन में हो सकता है, पर वो कौन सी डायरेक्शन में है ये मुझे नहीं पता। तो मुझे उस टाइम पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं वो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या खासियत है इसकी? बच्चों आप इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको इसके लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने पड़ेंगे। सर कौन से लॉ है ये?
इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। आगे जब हम पढ़ेंगे उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट चीज सर, लास्ट में जब स्केलर क्वांटिटी की बात आई थी आपने बोला हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, तो यहां पर भी एक चीज आती है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ओवर इट। ये कह रहा है कभी भी आपको वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है तो आप एक लाइन ले लो और इस लाइन को उसके साथ में एक एरो हेड लगा दो। एरो हेड क्या बता रहा होगा सर, लाइन की जो लेंथ होगी वो हमें बता रही होगी मैग्नीट्यूड, और हेड बता रहा होगा सर डायरेक्शन। तो आपके पास दोनों चीजें मिल जाएंगी बच्चों, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। सर डायरेक्शन दोनों की सेम है और मैग्नीट्यूड इसका कम लग रहा है और इसका ज्यादा लग रहा है। तो लेंथ जो लाइन की है दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो गिव्स द डायरेक्शन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सर कि जब मैं कभी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो सिर्फ यही डायरेक्शन तो होगी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, डायरेक्शन हमारे पास 4 हो सकती हैं, टुवर्ड्स राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस तरह से आप चारों डायरेक्शन के अंदर, जैसे आप बोलते हो कि एक वेक्टर इधर है तो मैं समझ गया वो वेक्टर नॉर्थ की तरफ है। यदि कोई कह रहा है कि वेक्टर इधर है, मैं समझ गया वेस्ट की तरफ है, और यदि ऐसे कर रहा है तो मैं समझ गया वो साउथ की तरफ बोल रहा है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि वेक्टर जो हमें दे रखा है वो हम लिखे कैसे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम कि हमारे पास P से कोई Q जा रहा है। कहां से आ रहा है? P to Q। अब मैं लिखूं कैसे इसको? तो मैंने कहा शुरुआत कहां से हुआ है बच्चों? शुरुआत हुई हमारी P से और गया कहां तक है? Q तक। तो P से Q लिख दूंगा। अच्छा यदि उल्टा होता तो, यदि कोई Q से P आ रहा होता, Q से P आ रहा होता तो Q से P आ रहा होता। मतलब आपने इस बात में एक नोटिस किया होगा कि सर जो पहले वाली चीज है, जो पहले सर लिखते हैं वो इनिशियल पॉइंट होता है, जो बाद में लिखते हैं वो टर्मिनल पॉइंट होता है। मतलब जब कभी आप A से B जा रहे हो, फॉर एग्जांपल देखते हैं भैया, ये रहा हमारे पास, ये कहीं पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक A है और एक B है और आप A से B जा रहे हो ऐसे, तो आप क्या लिखोगे? A पहले लिखोगे और B की तरफ जा रहे हो तो B। यदि उल्टा हो जाए तो B to A जा रहे हो तो B पहले लिख देंगे सर, फिर A बाद में लिख देंगे। तो A to B में ये, B to A में ये, P to Q में ये और Q to P में उल्टा कर देंगे। सर ये तो रही हमारी बात डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड कैसे बताएं? तो बेटा मैंने कहा मैग्नीट्यूड बताने के 2 तरीके हमारे पास हैं। पहली चीज, जब कभी भी आप PQ लिखते हो, वेक्टर लगाते हो, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में सिर्फ मॉडुलस लगा दो, इसका मतलब आ गया है मैग्नीट्यूड। जैसे A से B तो इंसान गया था, लेकिन सर कितना दूर था A से B? 2 किलोमीटर। तो बच्चों पता है मैं क्या लिखूंगा? A to B मॉडुलस 2 किलोमीटर। ये हमारी बात रही बात, ठीक है भाई। मॉडुलस या मॉडल आप बोल सकते हो। यदि आप मॉडुलस नहीं लगाना चाहते तो आप एक काम करो, सिर्फ क्या लिख दो? PQ इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। आप बोलोगे सर ये भी मैग्नीट्यूड? भाई वेक्टर नहीं है ना, यदि PQ के ऊपर वेक्टर लगा हुआ होता तो आप बोल देते कि वेक्टर था। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे इसके पास। जैसे पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। कोई इंसान 40 किलोमीटर चला है, लेकिन डायरेक्शन क्या है सर? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सर साउथ तो नीचे होता है, साउथ के इधर जाएंगे तो ईस्ट पड़ जाएगा, साउथ के इधर आएंगे तो वेस्ट पड़ जाएगा। तो इसमें बोला है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट, तो साउथ का वेस्ट तो इधर है, पर डिग्री कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। दूसरा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई नॉर्थ का इधर वेस्ट है, यदि आप बोलते वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो इधर आया था। यदि वो कह रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इधर कितना एंगल? 45 डिग्री। और दूर कितना है? 60 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक का 60 किलोमीटर है और 45 डिग्री है। अच्छा इसे ना 45 डिग्री को लोग ऐसे भी लिख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना,
यदि नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है मतलब एंगल 45 ही है। यदि 30 है 60 है तो उसे डिनोट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, आप समझना किस तरीके रिप्रेजेंट हो रहा है। ये कह रहा है ऑन ए ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। बच्चों एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो क्या कर रहा है 60 डिग्री घूम रहा है, कितनी देर के बाद 500 मीटर चलता है वो। 500 मीटर चला, जाना कहां चाहिए था, इसके बाद सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो इधर मुड़ गया। कितना देर, कितना एंगल के साथ, 60 डिग्री के साथ। अब इसे कहां जाना चाहिए, इधर, लेकिन क्या कर रहा है वो, मुड़ गया है इधर, कितना 60 डिग्री के साथ। तो देखो ए से चला, ए से लेके बी तक गया, ए से लेके बी तक भाई जब वो गया है तो कितना चला, 500 मीटर चला। फिर उसके बाद बी से सी चला गया, कितना एंगल मुड़ गए, 60 डिग्री। फिर 500 मीटर चला, फिर उसके बाद जाना सीधा चाहिए था, फिर मुड़ गया, कितना 500 मीटर। फिर सीधा जाना चाहिए था, फिर मुड़ गया 500 मीटर। मतलब वो हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री मुड़ रहा है। यदि वो ऐसा ही करता रहा तो 500 और 500 1000, ये 2000 और 3000 मीटर के बाद दोबारा वो उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से वो चलना शुरू हुआ था। आपको बात समझ में आ गई भाई। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आपको समझा दिया हमने। आगे चलते हैं भाई। सर कितने टाइप के वेक्टर होते हैं ये बताना जरा। वेक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा भाई जीरो वेक्टर। आप बोलोगे सर जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। बच्चों इक्वल वेक्टर, यदि दो वेक्टर इक्वल है उसका मतलब क्या है। देखिए वेक्टर की बात चल रही है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिए जाएंगे, और यदि वो इक्वल कह रहा है तो दोनों तरीके से इक्वल होना चाहिए। तो मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लग रहा है। वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। इस चीज का यूज जीरो वेक्टर में है। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही ना हो, जीरो हो। अब फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है सर जीरो वेक्टर है तो पढ़ा क्यों रहे हो इसको। भाई जब यदि कोई इक्वल वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दोनों इक्वल। यदि कोई कहे बेटा इन दोनों को माइनस कर दो, भाई माइनस करके कुछ ना कुछ तो आता है ना। जैसे 5 में से 5 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी है। अब एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था, दोनों सेम थे। यदि दोनों में से माइनस करूंगा तो आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन वेक्टर है तो मैं क्या लूंगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर की नीड पड़ी क्यों, सिर्फ इसलिए। दूसरी चीज, जैसे कोई कह दे कि भाई म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है, ठीक है सर, मैंने कहा एक वेक्टर बताइए जो इन दोनों के सम के मल्टीपल में है। तो एक म्यू प्लस लैम्डा लिखोगे, लेकिन बच्चों लैम्डा तो माइनस है, जैसे ये 2 और दूसरा -2 इंटू ए वेक्टर। बच्चों तो 0 हो गया, तो ये 0 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेक्टर आ गया। मतलब काफी बार ऐसा होता है सेम वेक्टर को सेपरेट करने के बाद 0 आ जाता है, इसलिए हम उसे 0 वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में 0 मैट्रिक्स होती है ना, वैसे ही 0 वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर, बेटा पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम ना हो, लेकिन डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, तो आपके पास पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट एंटी पैरेलल, उल्टे हो, मतलब एक ए इधर है तो बी उल्टा हो जाए। अच्छा ये दोनों इसकी जगह ऐसे भी हो सकते थे, मतलब एक इधर और एक उसी लाइन में इधर, मतलब दोनों की लाइन भी क्या हो सकती है, सेम 180 डिग्री बना रहे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन उल्टी हो गई है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या लग रहा है आपको, सेम, पर डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट, तो नेगेटिव हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। जैसे कि आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट को हम को इनिशियल वेक्टर भी बोलते हैं। को इनिशियल का वेक्टर मतलब क्या होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट सबका क्या हो, सेम। देखो एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, एक इधर है। इसका मैं एग्जांपल दूं आपको। सपोज 3 दोस्त थे, तीनों दोस्तों ने कहा चलो भाई अब घर चलते हैं अपने अपने।
ए चला गया, ए इस डायरेक्शन में, बी चला गया इसमें और सी चला गया इसमें, तो तीनों की डायरेक्शन क्या थी? अलग। इसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तीनों की शुरुआत कहां से हुई है? इस पॉइंट से। बात समझ में आ रही है आपको? वेक्टर्स हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड द कॉन्करेंट और को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लेनर। बेटा को मतलब होता है सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। ऐसे दो वेक्टर जो सेम प्लेन में हो। आप बोलोगे सर अलग अलग भी हो सकते हैं क्या? मैं हाँ भाई, वो बताइए, एक चींटी है वो इस बोर्ड के ऊपर चल रही है, उसका प्लेन क्या हुआ? ये वाला। एक मैं हूं जो नीचे वाले प्लेन पे चल रहा हूं, यहां से इधर, तो मेरे प्लेन कौन सा हुआ? नीचे वाला। तो हम दोनों का प्लेन क्या है? अलग अलग। यदि दो चींटियां इस बोर्ड पर चल रही हो, जैसे दोनों की चींटियां इधर जा रही है ऐसे करके, अच्छा ये तो मूव हो जाएगा, कोई और डायरेक्शन ले लो, जैसे एक इधर, ये एक वेक्टर हो गया, एक इधर, ये दोनों वेक्टर क्या है? सेम प्लेन पर है। सेम ही तो है ना, ये सेम प्लेन पर है, तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल एक मैथमेटिक्स की टर्म है, ऐसी टर्म जिसका मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैं तो ऐसे वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ये चीज हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर को हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम बात कर लें कि यूनिट वेक्टर का क्या सेंस है और क्यों पढ़ा अभी हमने। भाई यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मतलब 1 हो। तो लिखा हुआ है a unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of given vector। ठीक है भाई, जैसे हमने एक डिफाइन कर रखा है बच्चों आई कैप। आई कैप का मतलब होता है कि ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन की तरफ है। दूसरा जे मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। एग्जांपल के तौर पे सर ये यूज क्यों किया हमने यूनिट वेक्टर? मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे कभी आपको लिखना पड़ रहा था 2 मीटर टुवर्ड ईस्ट, इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ रही थी आपको, हमने कहा भाई काम करो इतना बड़ा मत लिखो, आप 2 मीटर लिख दो और आई कैप लिख दो। आई कैप का मतलब क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो भाई मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं किस डायरेक्शन में हूं? अलोंग एक्स एक्सिस में हूं। दूसरा जैसे 5m माइनस आई कैप, बच्चों सुनो ऐसा होता है, ये आपका है पूरा आई कैप वाला, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम बोलेंगे आई कैप, ये वाला 2 आई कैप, ये वाला 3 आई कैप, ये वाला 4 आई कैप। ठीक है भाई, यदि आप यहां से इधर जाओगे इसको हम बोलते हैं माइनस आई कैप, ये वाला 2 माइनस 2 आई कैप, ये वाला माइनस 3 आई कैप, ये वाला माइनस 4 आई कैप। मतलब हमें समझ में आ रहा है, यदि कोई इंसान बोलता है भाई आई कैप का मतलब क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस दोनों हो सकती थी, टुवर्ड्स राइट भी और टुवर्ड्स लेफ्ट भी, तो हमने क्या करा, इसको आई कैप लिख दिया, इसको माइनस आई कैप। यदि कोई बोलता है फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी, आप बोल दोगे -2 आई कैप, मैं खुद समझ जाऊंगा मतलब वो पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां पर है। तो ये फायदा होता है आपको वेक्टर्स में ना, कि आपको इतनी बड़ी डायरेक्शन नहीं लिखनी पड़ रही। और एक का क्यों यूज हो पाया? क्योंकि आपने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया था। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? जे कैप, यहाँ 2 जे कैप, यहाँ पर माइनस जे कैप, और यहाँ पर -2 जे कैप, और यहाँ पर -3 जे कैप। तो y में j यूज करते हैं और x में i यूज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स बात करें किसी की भी बच्चों, अब हम जो बात कर रहे हैं ना, हमने देखा है हम बात कर रहे हैं मोशन ने प्लेन और मोशन ने स्पेस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है। तो अब हम बात जो कर रहे हैं कि यदि कोई भी पार्टिकल एक प्लेन में, एक प्लेन का मतलब समझो, जैसे इस रूम का कॉर्नर पॉइंट को मैं 0 मान लूं, तो ऊपर की जो हाइट होगी वो हमारी हो जाएगी z, इधर वाली एक्सिस को मान लें x, और ये हमारी हो गई y। तो बच्चों जो इन दोनों से मिलके बन रहा है, सपोज ये z है और ये x है, तो मैं इसको बोलूंगा z x प्लेन। यदि कोई y और x से मिलके बन रहा है तो मैं इसे बोलूंगा x y प्लेन। बेटा यदि कोई भी प्लेन जिस जिस एक्सिस से मिलके बनता है उसको हम उसी प्लेन का नाम बोल देते हैं। तो जैसे हमने बोल रखा है, पहली चीज बच्चों ये नोटिस करने वाली है, पहली चीज ये है कि हमेशा हमारी एक्स एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं बच्चों? 0 होते हैं। हालांकि ये चीज हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कभी भी एक्सिस पे आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा? 1, 0, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 2, 0, 0।
ये 3,0,0 यदि इधर देख रहे हो तो -1,0,0 और यहां देख रहे हो तो -2,0,0। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनते मत रहना भाई, ये नोट्स बना रखे मैंने आपके लिए, तो इनको लिख लेना, ठीक है ना। कहीं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम ना एक आगे पहले पूरे वीडियो देख लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे। नहीं भाई, एक पेज समझ में आ गया, इस पेज को लिखो जिससे कि तुरंत याद भी हो जाए। और तीसरी चीज भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं भाई, 400-400, 500-500, 800-800, 1000 व्यूज आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स मिलते हैं सिर्फ 12, 15, 20। तो भाई आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि YouTube लाइक्स देखकर ही, जिसकी वीडियो पे ज्यादा लाइक होते हैं उन वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करता है बाकियों को। देखिए भाई, मैंने मेहनत से वीडियो बनाई, आपने इसका फायदा उठा लिया, लेकिन मेरा भी थोड़ा फायदा करवा दो, बाकी लोगों को शेयर करो। और दूसरी चीज भाई, लाइक कर दिया करो, कोई पैसा लगना उसमें, देखो थंब बना हुआ है ना नीचे, तो क्लिक कर दिया करो उसमें। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने देखी, एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाकी दोनों जीरो होते हैं। वाई पर सिर्फ वाई होता है, एक्स और जेड जीरो हो जाते हैं। और जेड एक्सिस पर 0 0 रहेगा आपका, एक्स और वाई, और जेड हमारा रहेगा। यदि एक्स वाई प्लेन की बात करें, जैसे हमारा ये प्लेन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट देख लो, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1,2, यहाँ पर क्या रहेगा 2,3, यहाँ पर क्या रह रहा है 5,2। तो आप ये देख रहे हो कि एक्स वाई प्लेन पे एक्स और वाई दोनों रहते हैं, पर जेड नहीं रहता, और वाई जेड पे एक्स नहीं रहता, और एक्स जेड पे एक्स और जेड रहेगा, वाई नहीं रहेगा। यदि हम किसी स्पेस की बात करें, जैसे हमारे पास रूम है और रूम में एक पॉइंट ले रहे हो आप इस तरीके से, उस स्पेस में पॉइंट की बात करें तो रहेगा एक्स, वाई, जेड, जैसे 2, 3, 5। मतलब ये आपके पास। अच्छा एक चीज और, यदि कभी आपको एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए, एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए, तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये लिख लेना, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं। अब पहली चीज हमारे पास आती है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। देखिए अभी तक मैं थोड़ा सा 5 मिनट में समरी बता दूं आपको। हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, पी क्यू का मतलब होता है पी से क्यू जाना, वेक्टर लगाना जरूरी है। यदि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो पी क्यू के साथ मॉडुलस लगा सकते हो और सिर्फ पी क्यू लिख सकते हो। और हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे कि वेक्टर को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। ये हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि यदि आप किसी की भी पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे हो तो उसे हम पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। जैसे मैं बोलूं एक पार्टिकल था, वो इस पॉइंट पे था, पी पॉइंट पे, मैंने बोला भाई कहां पर है, उसने बोला पी पॉइंट पे, मैंने कहा इसका पोजीशन वेक्टर बता दो। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर का मतलब है दो चीज बता रहे हो आप, क्या कि ओरिजिन से कितना दूर है और कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो दो चीज रह गई हमारी, एक तो थीटा और दूसरा कितना दूर है। तो ओ पी, ओ से लेके पी तक को हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब ओ से शुरुआत हुआ है, कहां तक गया है, पी तक। यदि इसकी मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आप लिख दोगे ओ से लेके पी तक का मैग्नीट्यूड। तो लिखा हुआ है ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी। यदि पी पॉइंट पर यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, ओ से लेके पी तक बना दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं भैया पीछे, अगले वाले पेज पे गए हम। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये रही हमारी एक्सिस, ये रही हमारी दूसरी एक्सिस, ठीक है भाई। और यहां पर एक पार्टिकल है, कहां पर, यहां पर, ऐसे कर, ठीक है। ये पार्टिकल हमारा है x, y पॉइंट पर, पॉइंट है x, y। मैंने बोला सर मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर, वेक्टर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं इसकी पोजीशन बताता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये रही सर पोजीशन। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे इसकी पोजीशन बताइए। मैंने इसका नाम रखा O, इसका नाम रखा P। ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना भी, OP वेक्टर, O से लेके P वेक्टर है सर। कहां से कहां तक गया हुआ है सर, O से लेके P तक गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर, मैंने बोला x है i कैप और y है j कैप। सर ये क्यों लिखा आपने, बच्चों x जो है वो x कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, और वो x का साथ में क्या होता है, डायरेक्शन, कौन सी वाली, i कैप वाली।
जैसे कि मैं बात बताऊं, इसकी जगह आप ये लिख देते 3,4 लिख देते। अब 3,4 लिखते तो इसकी पोजीशन क्या हो जाती, ओ पी वेक्टर बच्चों इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप करके हमारे पास आएगा। तो बड़े आराम से आप इस चीज को लिख सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब बच्चों क्या होता है कि आप किसी की भी पोजीशन बता रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। और हम बात करें आगे इसके बारे में, आगे देखते हैं हम क्या हो रहा है कि इस चीज को जब हमने लिखा है तो ये कह रहा है कि सर मैग्नीट्यूड बता दो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं बच्चों, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये हो गया 3, ये है हमारा 4, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ओ पी, इसे क्या लिख लूं, क्यू लिख लूं। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं बच्चों, क्या लिखोगे, ओ क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। बच्चों ओ क्यू कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 4 का स्क्वायर, ओ पी कितना है बच्चों हमारे पास, ये हमें नहीं पता है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 9 + 16 अंडर रूट इज इक्वल्स टू ओ पी। तो ओ पी बच्चों हमारे पास कितना आ गया है, ये हमारे पास आ गया है 25 अंडर रूट का, तो ओ पी हमारा पास आ गया है 5 यूनिट्स। कैसे लिखे सर, मैग्नीट्यूड आया, ये मैग्नीट्यूड कैसे लिख रहे हैं बच्चों, ओ पी और ओ पी वेक्टर का मॉडुलस विच इज 5 यूनिट्स। बहुत बढ़िया, आप सब सीख गए यदि आप इस तरीके से लिख रहे हो तो। चलिए आगे देखते हैं। सर यहाँ पे यदि ये x और y होता तो क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं हम, x और y नहीं, तीनों पॉइंट वाले लिख लेते हैं, x, y, z। ये o है, ये a है। तो बच्चों o a वेक्टर दे रखा है आपको, x i कैप, y j कैप और z k कैप। सर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले रिप्रेजेंट करना सीखो, मॉडुलस और ओ a अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यदि बच्चों इसमें दो ही होते सिर्फ, जैसे ओ a हमारे पास वेक्टर क्या होता, x i कैप प्लस y j कैप होता, तो आप इसे ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते तो लिखते अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ z है नहीं तो 0 का स्क्वायर करते, और 0 का स्क्वायर करते तो हमारे पास क्या आया था, 0 ही रहता। ठीक है ना, इन तरीके से चीजों को आप यूज कर सकते हो, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप सभी। चलिए भाई आगे, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की प्रॉपर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर और हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई यूनिट वेक्टर का एक मतलब तो आपको पता है कि सर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विद वी यूनिट मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज, सर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, यदि आप किसी को यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो तो लिखोगे ए कैप, जैसे ये लिखा हुआ है, ए कैप बोल सकते हो, ए हेड बोल सकते हो, ए कैरेट बोल सकते हो, आपकी मर्जी है जिस तरीके से बोलना चाहो। जनरली लोग ए कैप करके पढ़ते हैं। तो कैसे निकालें सर यूनिट वेक्टर, भाई मैग्नीट्यूड लो और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड लो मतलब वेक्टर लो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आइए सुनते हैं एक बार, जैसे सर एक वेक्टर है 5i कैप प्लस 12j कैप, सर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है ना, तो मैग्नीट्यूड बताइए इसका कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ, अभी तो पीछे सीखा है 12 का स्क्वायर, बच्चों 5 का स्क्वायर 25 और ये 144, ये कितना आ जाएगा 169। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना आ रहा है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ रहा है 169 मतलब 13। सर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस 12j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड 13। तो क्या लिखोगे बच्चों इसे, a कैप इज इक्वल्स टू 5/13i कैप और 12/13j कैप आ गया है, दिस इज द a कैप। अच्छा सर आपने बोला है ना ये यूनिट वेक्टर है, मैंने कहा हाँ भाई प्रूफ करके दिखाना यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा अच्छा जी, सर से बदतमीजी, यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है आपको, तो a कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ इस टर्म का स्क्वायर
5/13 का स्क्वायर प्लस 12/13 का स्क्वायर। बच्चों 5/13 कितना होता है? 25/169 और ये 144/169। बच्चों जब बेस सेम है तो निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 169/169, काट दो इसको, 1 आ गया। मतलब सर सही बोल रहे थे, ये उन्होंने यूनिट वेक्टर ही निकाला था। तो जब यदि कोई आपसे बोलता है कि भाई इसका यूनिट वेक्टर बताइए, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई उसका वेक्टर लो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, एक काम और कर सकते हो आप, जब यूनिट वेक्टर आ गया है तो आप चेक भी कर सकते हो कि वो यूनिट वेक्टर ही एक्चुअली में है। कैसे चेक कर सकते हो आप उसे? कि उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, जैसे हमने निकाल के देखा वो आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। कह रहा है फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ बी। कह रहा है सर एक ऐसा वेक्टर निकाल दो, मान लेते हैं एक वेक्टर सी वेक्टर मान लेते हैं। कह रहा सर एक वेक्टर निकाल दो जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो ये रहा मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो एक चीज और है, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा जब रिप्रेजेंट होती है ना, जैसे आपने देखा है 3i कैप, तो बेटा ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा यूनिट वेक्टर। तो हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों की सहायता लेते हैं। तो ये तो रहा मैग्नीट्यूड, पर कह रहा है पैरेलल टू ए वेक्टर, पैरेलल टू ए वेक्टर। पीछे वाले पेज पे आते हैं। बच्चों मुझे एक बार बताइए, यूनिट वेक्टर से फायदा क्या है पढ़ने का? देखो यूनिट वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन तो गायब हुई नहीं होगी। तो मतलब जो आपने ये ए कैप निकाला है ना, ये जो वेक्टर आया है ये ऐसा वेक्टर आया है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, पर डायरेक्शन किसकी ऐसी है? ए जैसी। तो मतलब लिखा भी हुआ है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर यदि कभी निकालना हो तो उसका मतलब जिसका, जैसे मैं, वो कह रहा है कि सर ए वेक्टर के पैरेलल जाइए आप, तो ए वेक्टर का पैरेलल मतलब यदि मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूं तो उसका मतलब क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन सेम है। तो आप ये बोल सकते हो ए कैप is a unit vector which has magnitude is equals to unity 1 and direction of a cap is same as that of a वेक्टर। तो बच्चों जब आप किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालते हो तो उसका मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन उसकी सेम है, किस जैसी? जो जिस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकाला है। तो इसने कहा पैरेलल टू ए वेक्टर, तो मैं क्या कर लेता हूं उसकी डायरेक्शन। तो ए कैप का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन ए कैप, ए वेक्टर। ठीक है भाई, तो पहले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है भाई? अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 49 प्लस 576, अंडर रूट ऑफ 625, 25 आ गया है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों में ए कैप भी निकालना है। ए कैप कैसे निकालें? सर ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। बच्चों ए कैप कितना है हमारा, जल्दी बताइए। ए कैप हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। सर इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट 25, तो 3/5i कैप और 4/5j कैप आता है। तो आप इस तरीके से सॉल्व भी इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, किसी दो वेक्टर के बीच में यदि वो एंगल की बात करता है तो उसका मतलब क्या है और निकाले कैसे? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे कह रहे हैं द व्हेन टू वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से दो वेक्टर बनाए जा रहे हैं। जैसे एक पॉइंट ये रहा और दो वेक्टर बना रहे, एक इधर और एक इधर।
इन सच ए मैनर दैट एरो ऑफ बोथ वेक्टर्स आर आउटवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। इस पॉइंट से बाहर निकलते वक्त एरो होनी चाहिए, बाहर निकलते वक्त एरो। तो बाहर जब निकल रहा था एंगल कितना बनना है इसके बीच का 60 डिग्री। द स्मॉलर एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो इस चीज में पहली चीज तो ये चीज हमारे लिए गलत है। क्यों? इन्होंने कहा कि एरो उस पॉइंट से बाहर निकलनी चाहिए। बेटा ये रहा पॉइंट, एक तो एरो बाहर निकल रहा है इस पॉइंट से, लेकिन ये वेक्टर इसके पॉइंट के टुवर्ड्स आ रहा है, तो गलत है। तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दोगे तो ये 120 है, तो ये वाला कितना बच जाएगा 60 बाय लीनियर पेयर। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन आप याद रखना। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके ऊपर, जैसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है और इसकी इधर है। तो हमने क्या करा, इसकी इधर कर दी और इसकी इधर कर दी। ठीक है भाई, मतलब इसकी पॉइंट से बाहर निकलनी थी ना, तो पॉइंट से इधर कर दी और इसकी इधर कर दी। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। तो अब हमारा एंगल एक्चुअली में इन दोनों के बीच का एंगल 150 ही था, पर लेकिन डायग्राम गलत बना हुआ था। इस तरीके से आप ले सकते हो। जैसे ये रहा, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये तो इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है लेकिन ये एंटर कर रहा है। तो क्या करें, साइड कर दो। तो ये 140 आया हुआ है, तो ये वाला 45 भी, सॉरी 40 कर रहा हूँ, 35 आ जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे ना भाई इसको, तो 180 में से माइनस करोगे तो 180 माइनस 45 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड -3a/2। बच्चों देखो ए का मतलब क्या है, ये रहा ए, नेक्स्ट -3/2a। तो पहली चीज तो क्या क्या हुआ है, ए वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी, कितनी माइनस, तो एक तो इधर रहा। दूसरी चीज, यदि इसका मैग्नीट्यूड ए था तो इसका कितना हो गया 3/2, मतलब 1.5 ए, मतलब इसका ए था तो इसका 3a/2 हो गया है, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गई है। तो एंगल कितना बनना होगा इसका 180 डिग्री। यदि आप देखो, बहुत बेसिक लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे, जब कभी आप वेक्टर ड्रॉ करोगे तो यही चीज समझनी है आपको। काफी बार ऐसा होगा कि बोल रहा इसके बीच में एंगल बताइए, तो आप नहीं बता पा रहे। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालें। मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इसलिए बार बार हमें एक दो बार कट लगाना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि छींक आ जाती है तो साउंड आता है उसमें। तो भाई रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में ही आप पॉलीगन लो, पैरेललोग्राम लो और ट्रायंगल लो पढ़ोगे। तो पहला हम बात ही कर रहे हैं, केस नंबर बनाने लिया है ऐसी कंडीशन जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। जैसे ये m मास है, इस मास के ऊपर F1 फोर्स लग रही है राइट साइड और F2 फोर्स भी राइट साइड ही लग रही है, मतलब दोनों फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो क्या करें भाई, F नेट निकालने के लिए आप लिखोगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, क्योंकि हमें दोनों की डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए दोनों के ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है। और जो रिजल्टेंट आएगा उसकी भी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, इसलिए भी उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है। एग्जांपल समझते हैं, ये मास m है, 5 न्यूटन फोर्स लग रही है राइट साइड और 10 न्यूटन फोर्स लग रही है राइट साइड। तो दोनों केस में फोर्स राइट साइड लग रही है, तो आपकी डायरेक्शन बताइए, क्या लिखोगे, F1 प्लस F2। F1 कितना होगा 5 i कैप, दूसरा 10 i कैप, राइट साइड में लग रही है ना, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15 i कैप। और फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको यूनिट भी लिखनी है, तो ये न्यूटन भी लिखोगे। एग्जांपल कह रहा है टू फोर्सेस है, ये और ये एक्टिंग ऑन ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, सेम पॉइंट में दो फोर्स काम कर रही है, व्हाट इज द रिजल्टेंट। तो एक फोर्स इधर रही होगी, दूसरी फोर्स भी इधर रही होगी। हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में होती, लेकिन उस टाइम पे वो बोलता। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहली चीज तो आप क्या लिखोगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर विच इज F नेट। तो F1 बताइए बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो बेटा 3i कैप और उस कुछ तो है नहीं, ठीक है 3i कैप, 4j और 3j, तो ये 7j आ गया और k कैप आ गया, ये हमारे पास F नेट आ गई है। फिर क्या कर रहा है ये, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। भाई F नेट जो आया है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। कैसे निकालेंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब 9, 49,
प्लस 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 49, 58, 58 प्लस दिस 74 आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये साथ में आप न्यूटन भी लिखोगे। ठीक है भाई, कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गलती वलती हो तो देख लेना, प्लस ही करना है शॉर्ट में। एक क्वेश्चन और इसके पास कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस। भाई इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है, रिजल्टेंट के पैरेलल है तो रिजल्टेंट तो निकाल लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आएगा, देखो ये i है, ये 3i है, कितना आ गया 4i आ गया, ये 4j है, ये माइनस में है तो माइनस j आ गया, ये -2k है और ये है तो ये हमारा -k आ गया, ये हमारे हो गया है रिजल्टेंट। फिर क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो रिजल्टेंट के पैरेलल हो। भाई रिजल्टेंट का पैरेलल कैसे निकालें, रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाल के, और यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, r वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और वो r के पैरेलल रहेगा। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे भी जाते हैं। तो क्या लिखोगे, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 और ये 18, रूट 18 आ गया। आप इसे सॉल्व भी करोगे तो रूट 18 कर सकते हैं बच्चों, 3√2। तो सॉल्व करोगे तो 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप 3√2 लिखा जा सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में दी हो तो, मतलब ये ब्लॉक को इधर लगा रहा है कोई F1 और उधर से पुश कर रहा है इधर F2, तो आपको लिखना तो वेक्टर में बच्चों ऐसे ही पड़ता है, लेकिन यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात मैं करूं तो मैं डायरेक्ट F1 माइनस F2 कर सकता हूं इफ F1 इज ग्रेटर देन F2। इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1 तो आपका जो F नेट आएगा वो आ जाएगा F2 माइनस F1। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे 20 न्यूटन को इधर लगा रहा है और 10 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो बेटा 20 न्यूटन डायरेक्शन है पॉजिटिव x की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा 20i कैप। ये है माइनस डायरेक्शन में तो लिखूंगा 10 माइनस i कैप। अब 20 माइनस 10 10 तो 10i कैप हो गया, मतलब रिजल्टेंट जो आएगी वो राइट डायरेक्शन में आएगी, राइट में कितना 10 न्यूटन, ये है इसका मतलब। ठीक है भाई। बच्चों अभी तक जो हमने बात की है उसमें हमने बात की दो वेक्टर्स के बारे में। पहला केस हमारे पास था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर दो वेक्टर्स फोर्स लगा रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी है पर दोनों के डायरेक्शन क्या है सेम, तो हम उन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते थे। केस नंबर 2 में हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट है पर दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमने कहा उस केस में हम माइनस कर देंगे। बेटा अब हम बात कर रहे हैं यदि दो वेक्टर के बीच में अलग एंगल हो तो हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। बच्चों इसके लिए हमारे पास दो लॉ हैं, एक ट्रायंगल लॉ एक पैरेललोग्राम लॉ, और ट्रायंगल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको हम पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना, वो ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो अब हमें तीन लॉ पढ़ने, शुरुआत करते हैं पहले लॉ से जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कह रहा है भाई इस लॉ के बारे में हम यदि बात करें तो पहले हम छोटा सा एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमको। तो ट्रायंगल ये बोलता है कि पहली चीज आप मानो आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो ओ से लेके इस P पॉइंट तक, दिस इज द P पॉइंट। तो आप O से लेके P तक गए और P के बाद आप सीधे ना जाकर किसी एक डायरेक्शन में मुड़ गए, तो ये वाली जो चीज थी ये हमारे पास एंगल है थीटा। ठीक है भाई। अब यहां से मैं चला हूं जिसको मैं बोल रहा हूं A वेक्टर, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं B वेक्टर से, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मेरा आ रहा है ये, जिसको मैं बोल रहा हूं R वेक्टर। ठीक है भाई, ये हमारा पूरा कंक्लूजन है इस लॉ का। तो एक चीज बताइए, यदि O से लेके P तक की बात करूं तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, ये है हमारे पास एक लाइन जिसकी लेंथ है A और डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड हो जाएगा B। तो ये यही कह रहा है, ये लॉ कह रहा है आप एक ट्रायंगल बनाइए। ये कह रहा है दिस लॉ रिप्रेजेंटेड बाय द बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये कह रहा है इस लॉ को समझने के लिए आप एक काम करो, एक ट्रायंगल बनाइए, उस ट्रायंगल की दो साइड्स ली है, जैसे मैंने एक ये ले ली और एक ये ले ली, और ये कह रहा है दोनों की जो साइड्स हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस साइड में ही रिप्रेजेंट होगी। जैसे भाई ये रहा मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ। ये रहा मैग्नीट्यूड ऊपर, तो ये साइड्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रही है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नेटिक डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, जो कि ये है टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। बेटा ये जा रहा है यहां से इधर और अपोजिट डायरेक्शन हो गई है इधर, तो मतलब यहां से इधर और अपोजिट इधर। तो आप इस चीज को कैसे समझो सर, अपोजिट मतलब एक बार थोड़ा अच्छे से समझा दो। देखिए आप यहां से पहले इधर जा रहे थे, फिर किसी ने कहा आप इधर चले जाओ, तो इसको अपोजिट, अपोज कौन कर रहा होगा, जैसे यहां से कोई इधर जाएगा तो इसका अपोजिट हो गया, ये जा रहा है इधर, ये अपोजिट। अच्छा अदरवाइज क्या होता, ये यहां से इधर, ये यहां से इधर और यहां से इधर आ जाता, तो ये होता सेम ऑर्डर, मतलब यहां से इधर गए और यहां से इधर आ गए। लेकिन कह रहा आप यहां से ऐसे नहीं जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए आपको हम इसे सेम ऑर्डर नहीं बोल रहे, डिफरेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इन्होंने कहा है कि ये चीज है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मतलब वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू। अच्छा एक चीज क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं अभी आपको, आगे जाके मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं। जैसे क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल आपको इमेजिन हो पाएगा कि ये क्वेश्चन, ये रूल क्यों पढ़ रहे हैं। कह रहे ओल्ड मैन वॉक्स 10 मीटर इन ईस्ट, भाई यहां से इधर गए 10 मीटर है, उसके बाद देन टर्न टू इट्स लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो 60 डिग्री मूव कर गया, मतलब सीधे की जगह 60 डिग्री इधर चला गया। और कितने चले हैं वो, भाई 10 मीटर और चले हैं। सो एंड सिट ऑन ए बेंच, यहां जाके बेंच पर बैठ गए। एंड हिज ग्रैंडमदर आफ्टर सीइंग दिस हिम रन स्ट्रेट टू हिम फ्रॉम पोजीशन, जहां से वो चलना शुरू हुए थे और जहां पर वो है, तो भाई डायरेक्शन इधर आ गई। अब आपको ये निकालना है कि ग्रैंड मदर को कितना चलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और कितने थीटा पर जाना गया होगा, दोनों चीज निकालनी, कितना चलना पड़ा होगा और कितना ये। आपको अभी तक इस टाइप की चीजों को सॉल्व करना नहीं आता था, तो ये ट्रायंगल लॉ बता रहा है। ये चीज आपको मेरे हिसाब से शायद समझ में आई होगी। अदरवाइज ग्रैंडफादर यदि वापस आ जाते तो इसे हम बोलते सेम ऑर्डर, लेकिन ग्रैंड मदर जब उधर गई है तो इसको हम बोल रहे हैं अपोजिट ऑर्डर। तो ये वाली चीज हमारे पास है, तो हमें वो ग्रैंड मदर वाला क्वेश्चन याद रखना है। और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर यहां से यहां तक की लेंथ बता दो, आप पहली चीज लेंथ बता दो, और दूसरी चीज सर ये कितना एंगल होगा मुझे ये बता दो, दोनों चीज मुझे बता दो जिससे कि मैं आगे सॉल्व कर पाऊं। आइए इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं आगे की वीडियो में। ठीक है भाई, ये हमारा लॉ हो गया है, इसे हम छोड़ देते हैं, ये हम आगे आ गए। चलिए भाई डायग्राम बनाते हैं पहले बहुत बढ़िया सा, फिर हम आगे देखेंगे। तो डायग्राम बच्चों ऐसा है कुछ, ये हमारा लॉ हो गया है, ये ओ से लेके पी वाला, ये हमारा लॉ हो गया है पी से लेके क्यू वाला, और ये हमारा हो गया है यहां से। तो भाई ये हमारा है ओ, ये हमारा है पी, और ये हमारे पास है क्यू। ठीक है बच्चों, ये ए है, मैं काम ये कर रहा हूं, यहां ए वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, यहां पे सिर्फ ए लिख रहा हूं। बच्चों ए का मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैं यहां का भी बी मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, और यहां से मैं एक एंगल बना लेता हूं, कितना, थीटा। ठीक है भाई, और ये आर है जो कि मुझे निकालना है, और ये वाला एंगल को मैं मान लेता हूं फाइव। तो थीटा वो है जितना आप रोटेट होगे, फाइव वो है यदि वो ग्रैंड मदर जो जा रही थी वो कितने एंगल पर जाएंगी, वो ग्रैंड मदर वाला पार्ट। बात समझ में आपको? तो यहां से कहानी ये निकल कर आती है कि सर स्टडी कैसे करें इस डायग्राम की। तो मैं कह रहा हूं बेटे काम करो, कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर लाइन बना लो। ये वाला पार्ट है कंस्ट्रक्शन का जिसमें हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है, ये ओ पी क्यू, इसे हम एस मान लेते। बात समझ में आ गई? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में लग सकती है? सर बड़े वाले में, क्योंकि ये पूरा ऐसा है, ये O पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये 90 है। तो बेटा मुझे ये पूरा चाहिए, क्या लिखोगे आप? O S का स्क्वायर, S Q का स्क्वायर, O Q का स्क्वायर, ये आ गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू टोटल। ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती थी, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेटा OS चाहिए मुझे, OS कैसे निकालोगे सर? सर OP प्लस PS का स्क्वायर और SQ तो यही रहेगा, और OQ।
इज इक्वल्स टू ओके स्क्वायर। बच्चों परेशानी वाली बात यह है कि सर मुझे ओपी तो पता है लेकिन पीएस नहीं पता, क्या करें हम? तो मैं आपको बताता हूं क्या करें। एक ट्रायंगल बनाता हूं बच्चों में। कौन सा वाला ट्रायंगल बना रहा हूं मैं बताइए? एक मैं बना रहा हूं पी, एक बना रहा हूं एस और ये बना रहा हूं क्यू। बच्चों ये तो पता है ना बी है और ये पता है ये थीटा है। यदि मैं साइन थीटा लगाऊं, बच्चों बताना जरा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों परपेंडिकुलर क्या रहेगा इसके लिए? क्यू एस, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा बच्चों? पी क्यू। तो बेटा साइन थीटा पी क्यू एस, ये तो मुझे पता भी नहीं है, और क्यू एस का रेडियस लेता हूं बच्चों पी क्यू, मतलब पी से लेके क्यू तक का, इसे क्या है? बी। तो बच्चों क्यू एस कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये हमारे पास हो जाएगी, मतलब ये हाइट कितनी हो गई? बी साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया है। यदि ऊपर वाला डायग्राम में बनाओ तो बच्चों ये है बी साइन थीटा। सर कॉस वाली चीज भी लगा लें क्या? कॉस वाली चीज भी लगा लेते हैं बच्चों। आगे बताइए कॉस कैसे लगाएं इसमें? सर कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों बेस बताइए पी एस, हाइपोटेनियस बताइए ये बी, मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों पी एस हमारे पास आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो पी एस की वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। तो बच्चों ये हो गया हमारा बी कॉस थीटा और ये हमारा हो गया बी साइन थीटा। ये आ गया बी कॉस थीटा। बच्चों ओपी की वैल्यू बताइए। ओपी सर ए है, पी एस हमारा है सर बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर और बी साइन थीटा का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसे हम आर स्क्वायर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा आर ही तो है। ठीक है ना। चलिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू आर। तो यदि आपको ये रिजल्टेंट निकालना है ना बेटा, ये रिजल्टेंट निकालना है आपको, तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा वाला? आर वाला फॉर्मूला। ठीक है ना भाई। एंगल निकालना है ये वाला फाई, तो फाई कैसे निकालेंगे बच्चों? tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू एस अपॉन बेस क्या है? ओ एस। क्यू एस कितना बच्चों? ये निकाला हमने बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये चीज आ गई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? tan फाई हमारे पास आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा वाली टर्म हमारे पास आ चुकी है बच्चों। ये हमारे पास रहा ट्रायंगल लॉ, जिसमें हमने इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाली, मतलब tan फाई निकाला, और इसकी लेंथ भी निकाल ली, जो कि हमने बच्चों फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बात करते हैं। तो इसी के साथ हम एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको भी दिखाया था, जिसका हमने डायग्राम भी बना रखा है, ये रहा। तो बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओल्ड मैन 10 मीटर वॉक कर रहे थे, फिर 10 मीटर वो लेफ्ट हो गए। कितने एंगल पर बेटा? 60 डिग्री विद द ईस्ट। और बताना है जो ग्रैंड मदर है वो यहां से सीधा जाएंगी तो कितना वो चल पाएंगे, मतलब कितना उन्हें चलना पड़ेगा। हाउ मच डिस्टेंस हिज ग्रैंडसन ट्रेवल टू रीच हिज, अच्छा ग्रैंड मदर नहीं है, ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन को यहां से लेके यहां तक चलना है। तो बताइए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मतलब ये चीज निकालनी है भाई। बहुत बढ़िया सर, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, तो tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है सर, ए की जगह tan, बी की जगह tan cos सर 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। r इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 100, 200 इंटू 1/2, काट दो 100 आ गया। तो r इज इक्वल टू बच्चों रूट 300 आ गया है। 100 का कितना आता है?
10√3 कितना डिस्टेंस है बेटा, मीटर में आ गया 10√3। ठीक है बच्चों, ये हो गई वैल्यू हमारे पास आर की। सर ये तो बता दो कितने फाई बढ़ जाएगा। ठीक है भाई लो, 10 फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। बताइए बी क्या है भाई, दोनों ही सेम है, साइन 60 ए 10 प्लस 10 कॉस 60। बताइए बच्चों 10 साइन 60 मतलब √3/2। और ये बताइए, एक काम करें 10 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 10 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस 60 1/2, 10 से 10 कट गया तो √3/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कट गया, √3/3 आ गया विच इज 1/2। बच्चों 10 फाई है ना, बताओ जरा 10 फाई में 1/√3 कब आता है, जब फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री हो। फाई इक्वल टू 30 मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये वाला एंगल कितना है, फाई है, फाई इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो ग्रैंडसन 30 डिग्री पर, देखो ग्रैंडसन यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो कह रहा 30 डिग्री पर चले और कितना चले 10√3। आपको पता है कितना होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 मतलब 17.32 मीटर। तो ये आएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आ गया और ये हमारे पास फाई आ गया। समझ में आया भाई, इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास यही था जहां पर आप ये चीज यूज कर सकते हो। आइए पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं, इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट अरेंज कर रहे हो, ट्रायंगल में, और तीनों कॉन्जिक्यूटिव साइड हैं, तीनों वेक्टर्स आपके पास जो है। आइए बनाते हैं ट्रायंगल, बनाते हैं बढ़िया सा, जहां पर आप इसको बड़े आराम से देख पाओगे। चलो ऐसे ही बना लेते हैं। ये रहा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो कह रहा है ए बी सी वेक्टर आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। मतलब एक वेक्टर यहां से यहां तक का है ए वेक्टर, एक यहां से यहां तक का है बी वेक्टर, और एक यहां से यहां तक का है सी वेक्टर, ये दे रखा। और हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों का सम जो होगा वो 0 होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, इसका एक मीनिंग और नजर आ रहा है, मतलब ए से लेके यहां तक जाओ, फिर वहां से वहां तक जाओ, फिर वहां से यहां तक आ जाओ, तो ये 0 होना भी चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो जहां से चले थे वहां पे दोबारा आ जाओगे तो 0 होगा। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात बताओ, वैसे इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोल रहा भैया, इसने ये कहा है कि दो वेक्टर, दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड के अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है। तो इसके लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ये होगा भाई, क्योंकि वो तो ये मानता है ना कि उल्टा ही आओ गया, पर ये इधर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, ए बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बच्चों में ए सी वेक्टर पता है, ए सी वेक्टर को क्या मानना है ये। तो एक बात बताओ, यदि यहां से यहां तक ये 2 मीटर है आई कैप, तो यदि उल्टा चले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 मीटर माइनस आई कैप, यस ना। मतलब डायरेक्शन बदलने से वेक्टर बदल जाता है, किससे, साइन चेंज हो जाता है। तो यदि सी से ए तक का सी है तो ए से सी तक का कितना होगा, देखो सी से ए तक का है सी वेक्टर, तो ए से सी मतलब उल्टा जा रहे हो तो कितना आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा। तो मैं क्या ले सकता हूं भाई, ए टू सी कितना होगा माइनस सी वेक्टर, ये माइनस है उधर भेज दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। वेक्टर जो ट्रायंगुलर लॉ था उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है भाई ये वाला, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन वाला। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। सर एक्सटेंडेड वर्जन कैसा है, देखिए भाई इसमें एक पॉलीगन बना रखा है, तो इसका यदि आप ट्रायंगल लॉ यूज करो तो बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो। एक बात बताइए, एक वेक्टर है यहाँ ओ से ए जा रहा है, वो है ए वेक्टर, जो पी से क्यू जा रहा है, जो ओ से पी जा रहा है वो ए था, पी से क्यू जाने वाले का क्या है बी वेक्टर।
तो एक बात बताइए, हम इसे आगे स्टडी कैसे करें? मेरी बात सुनना भाई ध्यान से। इसे हम बनाते हैं प्रॉपर। तो पहले तो वेक्टर ये रहा भाई, और दूसरा चला गया है इधर। बच्चों ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या होगा बताओ? ये क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भाई आर वेक्टर ये तो होता था, तो इन दोनों का क्या आएगा? ये ए प्लस बी। उसके बाद कह रहा है फिर एक वेक्टर इधर चला गया। चलो ठीक है, एक वेक्टर कहां आ रहा है भाई? यहां से इधर। तो ये कैसा है? ये कितना है? ये सी वेक्टर है, और मुझे निकालना है ये वाला। तो ये कैसे निकालूंगा भाई? इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है? इन दोनों का वेक्टर सम। तो क्या लिख दोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। देखो ये आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यह है ए प्लस सी। जब इधर वाला सी इधर गया तो ये और ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। रिजल्टेंट क्या आता है? अपोजिट। कितना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब बच्चों यहां से यहां तक का वेक्टर ये आ गया है, और एस से लेके कोई इधर गया है टी तक, तो ये ऐसे। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन जरूर देख लेना, यहां से लेके यहां तक का इस तरीके से लिखने का तरीका हमारा यही रहेगा। तो यदि आपको ए से टी मतलब यहां तक वेक्टर लास्ट में यहीं तक गया था बस, तो यहां से यदि इधर जाओगे तो रिजल्टेंट उसका यही आएगा। तो ये हमारी बात थी पॉलीगन लॉ की। आप बोलोगे सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है? भाई इसके ऊपर क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। मैं आपको बताऊं इसका जो डायग्राम कौन सा वाला है, ये रहा। ये हमने क्वेश्चन यहां पे किया हुआ था। ठीक है ना? एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं वहीं पर, बार बार यहां नहीं आना पड़ेगा। ठीक है भाई, कहां थे हम? भाई जो बच्चे इसको कर रहे हैं वो बच्चे भाई इसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि किस टॉपिक के बाद में कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये नोटिस करने वाली बात बहुत जरूरी है। ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसे हम हटा देते हैं। और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये डायग्राम था भाई इसका, ये क्वेश्चन है और इसका डायग्राम। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। अरे वो यार यहां पे था क्वेश्चन, तो सॉरी भाई सॉरी, ये यहां रहा। ठीक है भाई, ये रहा। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने जब वेक्टर आपको समझा रहे थे कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उस टाइम पर हमने इसे आपको बताई थी। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि ऑन ए ओपन ग्राउंड, लिखा हुआ है वो भी, ए मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक दैट टर्न्स टू इट लेफ्ट एंगल बाय द 60 डिग्री आफ्टर 500 मिनट एवरी 500 मीटर। ये कह रहा है एक आदमी है, वो यहां से चलना शुरू कर रहा है, ए से लेके बी तक गया, बी के लेके सी तक गया, सी से लेके डी तक गया, और भाई हर बार क्या हो रहा है? वो 60 डिग्री घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। क्या निकालना है भाई हमको इसको? ये कह रहा है स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। पहला कह रहा है एक तो थर्ड टर्न जो आ रहा है उस पे आप उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताइए। थर्ड टर्न देखिए भाई, पहला टर्न कैसे रहा? पहले टर्न तो ऐसा रहा भाई, कोई यहां से इधर गया, पहला टर्न मारा इसने ये दिस इज द फर्स्ट टर्न, उसके बाद सेकंड टर्न, और तीसरी बार आया थर्ड टर्न। थर्ड टर्न मतलब यहां हुआ है थर्ड टर्न, दिस इज द थर्ड। देखो पहले यहां चल रहा था मैं, घूम गया, पहली बार टर्न मारा मैंने, यहां चल रहा था यहां तक गया, फिर टर्न मारा, ठीक है, तीसरा टर्न गया। तो मुझे क्या निकालना है? मतलब कि केस नंबर 1 में
थर्ड टर्न का मतलब बच्चों है जो मोटरिस्ट है दैट इज एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर है वो, और डी पॉइंट वाला बच्चों मुझे निकालना है, मतलब मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस तो उसने चला वो तो सिंपल है बच्चों, डिस्टेंस मतलब ये 500 ये 500 और ये 500, दिस इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात भाई लॉजिकल है, डिस्प्लेसमेंट मतलब है आप यहां पर हो और आप यहां तक जाना है, ये चीज निकालनी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकालें सर, एक एडवाइस करें आपको? यस सर बताइए। आप एक काम कर सकते हो बेटा, ये निकाल लो पहले। ये कैसे निकालेंगे सर? अरे भाई ये 500 ये 500, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो पहले तो क्या करो आप ये निकालो A to C, जब A to C आ जाएगा फिर C to D निकाल लेना। A to B, B to C, C to D। तो आपको क्या निकालना है, निकाला तो आपको ही है, पहले आप इन दोनों की मदद से ये निकाल लो, फिर ये और ये लेके नीचे से निकाल लेना, बड़े आराम से बात आ जाएगी। तो पहला हम निकालते हैं AC, AC वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। सर ये तो सॉल्व करना अभी हमने दिखा था ट्रायंगल लॉ में, मैंने बोला ना पॉलीगन लॉ इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ, ये हमने कहां सीखा था ट्रायंगल लॉ में। बताइए रिजल्टेंट कैसे निकाला करते थे बच्चों? सर रिजल्टेंट निकालते थे अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 और cos 60। बच्चों cos 60 का मतलब क्या हुआ? एक काम करूं मैं 500 को कुछ ले लेता हूं, t ले लूं क्या? ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ भाई ये t ले लिया है, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर और cos 60 का 1/2 कितना आ गया भाई हमारे पास आंसर? r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3t स्क्वायर, r इज इक्वल टू √3t। बच्चों t की वैल्यू कितनी थी? 500, तो r इज इक्वल्स टू 500 √3 मीटर आ गया। एंड व्हाट इज r? बच्चों r हमारे पास है AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड तो भाई आपका आ गया है। ठीक है भाई, आपको और क्या निकालना है? आपको निकालना है और AD। आप बोलोगे सर AD वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये निकालना है ना, तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो अब क्या लिखोगे? AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। ठीक है भाई, तो AD वेक्टर निकालना है हमें, तो क्या करें सर? अभी तो लॉ यूज करा है रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ सर AC का स्क्वायर CD का स्क्वायर 2 इंटू AC CD cos 60, ये आ गया भाई। AC बताइए बच्चों, AC मतलब रिजल्टेंट 500 √3, तो क्या लिखोगे भाई? दोबारा से 500 √3 को, क्योंकि सब सेम ही तो है ना, नहीं सेम नहीं है, ये आएगा 500 √3 का स्क्वायर, CD कितना था? ये 500, ये आएगा 500 का स्क्वायर प्लस भाई 2 और cos 60 कट जाएगा, AC बचा। AC कितना है? 500 √3 और ये कितना है? 500, ये आ रहा है। बताइए क्या लिखें इसमें? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर इंटू 3 500 और ये 500 का स्क्वायर इंटू √3, ये आ रहा है भाई। क्या कर सकते हैं भाई इसमें? कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, क्या करें बताइए? कुछ सॉल्व करना पड़ेगा कॉमन लेकर। R इज इक्वल टू,
ये 3 है और ये 4, ये तो करना था ना को, यहाँ पॉइंट था, ये का स्क्वायर, ये का स्क्वायर, और एंगल कितना जा रहा था हमारा दोनों वेक्टर के बीच का 60 डिग्री था। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मैं सोच रहा है किस तरीके से सॉल्व इजीली हो जाए। तो अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो 500 स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है भाई, निकाल लो क्या बच रहा है। ये हमारा बच रहा है 500 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा √3। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया हमारा 500 स्क्वायर बाहर निकालोगे तो r इक्वल्स टू 500 4 प्लस √3 आ गया। दिस इज रिजल्टेंट। सॉल्व करके देख लो तो हम आ जाएगा। इसको वैल्यू पता ही है आपको, √3 की वैल्यू क्या होती है 5.7, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो 4 प्लस √3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1.73, तो 5.73 आ गया। तो पुट करोगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 5.73। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया भाई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में, कह रहा है सर थर्ड के बाद 6 टर्न पे भी निकालना है। देखो यहां था, पहला टर्न लिया, फिर दूसरा टर्न लिया, फिर तीसरा टर्न लिया, फिर चौथा टर्न लिया, फिर पांचवा लिया, फिर छठा लिया। तो यहाँ छठा लूंगा तो मतलब मैं यहाँ पर हूं, तो जहां से चला था वहीं पे दोबारा आ गया। तो बेटा जब यहाँ पर आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा 0, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 500 मतलब कि 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चल के आऊंगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 6 टर्न पे 0। फिर बोला है बच्चों 8th टर्न, तो छठा यहाँ पे आ गया था, फिर 7वां, फिर 8वां यहाँ पर। इसका तो पता ही है आपको, सी पर का तो बता दिया हमने, एसी का तो पता है ना, एसी कितना है 500 √3, ये हमारा 500 √3 आ रहा है। और डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों उसमें, इसमें डिस्टेंस आ जाएगा 500 और 500 1000 आ गया। तो भाई पॉलीगन लॉ के लिए बेस्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा जिसमें आप ये चीज यूज कर पाओगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअली किताबों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत पहले दे रखा है, लेकिन भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ से ही सहारा लेना पड़ेगा। आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है। भाई है पता है क्या है, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब गए हो तो आपने कितना लेंथ ट्रेवल किया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हो क्या रहा है कि भाई हम यहां पर हैं और आप पहुंच गए हो यहां पर। ठीक है भाई, तो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा। ये पॉइंट बच्चों हमारा है ए, ये पॉइंट हमारा है बी। आप जा कहां रहे हो, ए से लेके बी तक जा रहे हो, ए से लेके बी तक। एरो ये रहा, तो डायरेक्शन बनाओगे तो यहां से ये, यहां से ये, यहां से। तो हमने ट्रायंगल लॉ में क्या कहा था बच्चों हमने कहा था कि यदि आप ट्रायंगल लॉ में जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो कौन कौन से सेम डायरेक्शन में बच्चों, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और ये अपोजिट में इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। तो बच्चों ए बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हो आप, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, ऐसे निकाल सकते हो। तो ए टू बी इज अ डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालें, बी वेक्टर माइनस ओ। एग्जांपल समझते हैं, चलो एक काम करो सर, एक काम कर सकते हैं क्या हम, क्या भाई कोऑर्डिनेट्स लिख लो इसके, क्या इसके लिख लेते हैं 1, 2, 3, इसके 5, 6, 7। सर मुझे ए से लेके बी तक का निकालना है। ठीक है सर, बताइए ओ बी क्या होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, ओ बी वेक्टर आएगा ओ से लेके बी तक का आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। आई कैप मतलब पहले वाला, 2 जे कैप तो 3 के कैप। ओ ए वेक्टर भाई कितना होगा 5 आई कैप 6 जे कैप और 7 के कैप। ये हमारा रहा।
तो OB माइनस OA, OB माइनस OA क्या करें, तो AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB मतलब ये रहा, तो कह रहा है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस OA कितना है बच्चों, 5I कैप 6J कैप और 7K कैप। माइनस कर रहे हो ना बच्चों, I माइनस 5I 4I कैप, 2J माइनस दिस 4J कैप और 3 माइनस 7 माइनस 4 ये आ रहा है। अच्छा I माइनस दिस करोगे तो यही माइनस का ही आएगा, तो ये भी वेक्टर आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये हमारे पास चीज निकल कर आई, क्योंकि हमने करा क्या, OB में से OA को माइनस कर दिया। यदि उल्टा होता तो, सपोज करो उल्टा होता तो, उल्टा मतलब सर, उल्टा मतलब ये कि आप जा रहे हो B से A की तरफ, ये रहा, आप अलग डायग्राम बनाना, B से A की तरफ जा रहे हो, तो दोबारा बोलो सर, जो दो डायरेक्शन सेम होती है, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। तो BA वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। एक चीज नोटिस कर पा रहे हो आप, सर BA जब निकाल रहे हैं तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर रहे हैं। देखो बाद वाला क्या है A, तो OA माइनस OB। सर जब AB निकाल रहे थे तो भी बाद वाले में से पहले वाले को OB माइनस OA। तो मतलब हमें ये समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला इसी का लिख सकते हैं बच्चों, BA वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ये हम ले सकते हैं इसमें। समझ में आई बात? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों ट्रायंगल लॉ की जगह आप कुछ कुछ जगह पर पैरेललोग्राम भी लॉ यूज करोगे, पर क्वेश्चन ये आता है कि सर किस जगह पर कौन सा लॉ और पता कैसे करें। तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ में और ट्रायंगल लॉ में एक फर्क है। जैसे आपने लास्ट एक क्वेश्चन करा ये वाला, इसमें क्या हो रहा था, क्या समझ में आया, एक ही आदमी है जिनको हम ओल्ड मैन बोल रहे हैं, अपने घर से चले हैं यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, सेम टाइम पे दो वेक्टर नहीं बने, पहले आप यहां गए उसके बाद में चले गए। आपने इसके अगला भी क्वेश्चन देखा पॉलीगन लॉ वाला, उसमें भी यही हो रही थी भाई। उसमें भी क्या हो रहा है कि यहां से एक आदमी इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ भी कर सकते हो आप, पर यहां पे दो वेक्टर नहीं थे। जैसे ही आप अगले वाले में जाओगे वहां पे दिक्कत क्या है, सर ये रहा हमारा कॉमन पॉइंट और दोनों वेक्टर यहीं से निकल रहे हैं, इसको हम बोला करते थे कॉन्करेंट। तो दोनों वेक्टर कहां से निकल रहे हैं बच्चों, सेम पॉइंट से, एंड द सेम पॉइंट इज O। मतलब ये केस तब लगेगा जब हमारे पास सपोज मान लीजिए दो दोस्त हैं, आप मनोज और उसका भाई विक्रम, तो मनोज चले जाते हैं इधर और विक्रम चले जाते हैं इधर। तो अब इस केस में क्या करा जाए, इस केस में आपको लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि दोनों वेक्टर की ओरिजिन कहां पर है, सेम पॉइंट से। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका एग्जांपल और है, हम सभी ने बचपन में एक एंग्री बर्ड करके गेम खेला था। एंड एंग्री बर्ड का मतलब क्या था, उसमें एक गुलेल टाइप चीज होती थी और आप पत्थर को उसमें बांधकर खींचते थे बहुत लंबे टाइम तक और उसे छोड़ देते थे। अब जब गुलेल बनाते हो आप, तो गुलेल में इस टाइप की चीज आती है, एक इधर से एक इधर से, या आपने पत्थर बांधा, पहले आपने खींचा उसके बाद खींच के उसे छोड़ दिया, तो ये पत्थर इधर चला जाएगा। ऐसे तो होता है भाई। तो यहां पर दोनों फोर्सेस, दोनों थ्रेड, दोनों इलास्टिक सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। और बच्चों जब वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ना, तो आप क्या बोलोगे उसे, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, द टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा उसमें आपके पास ट्रायंगल होता था, इसमें दो साइड्स कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट वाली नहीं, क्योंकि अपोजिट वाली तो सेम होंगी। टू एडजेसेंट साइड्स किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों से। मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ये लेंथ है, डायरेक्शन इधर वाली है, इसका लेंथ ऊपर है और लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। फिर ये कह रहा है कॉमन पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन पॉइंट। एंड देन रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द, दोनों से
मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका यदि आपको कभी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले दो साइड से क्या करना, पैरेललोग्राम बनाना। आप बोलोगे सर कैसे, आइए पहले समझते हैं फिर आपको बताऊंगा। किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है सर हमको, पैरेललोग्राम। कैसे बनाएंगे हम, ये रहा भाई हमारा ये एक वेक्टर, ये से क्या बोलेंगे ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारा रहेगा ये, दैट इज बी वेक्टर। फिर उन्होंने ये कहा कि दो वेक्टर तो भाई हमें मिल गए, ये मिला हमें ए वेक्टर, ये मिला बी वेक्टर, और एंगल हमारा बनना है थीटा। अब क्या करें सर, इस वेक्टर का एक पैरेलल वेक्टर बनाना, तो ये रहा वेक्टर, और इसका पैरेलल ये रहा, तो भाई ये रहा बी वेक्टर और ये रहा ए वेक्टर। सर ये कैसे लिख दिया आपने, भाई पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो यदि ये ए है तो ये वाला भी ए ही होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर वेक्टर। यहाँ पे जो थीटा था बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये हमारा एंगल है फाई वन। आपके पास इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल उससे बहुत ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम केसेस में आप जो यूज देखोगे वो पैरेललोग्राम ज्यादा देखोगे। तो अब बच्चों हमारे पास दोबारा से टास्क आ गया है कि हमें ये वाली साइड निकालनी है। कैसे, मैग्नीट्यूड वाइज, और बीच में जो एंगल बनना है फाई, वो दोनों निकालना। दोबारा से वही काम करेंगे जो ट्रायंगल लॉ में। बच्चों इसकी जो डेरिवेशन है और इसका जो रिजल्ट है वो ट्रायंगल लॉ के बिल्कुल सेम है। इसका रिजल्ट और प्रोसीजर निकालने का रिजल्ट दोनों सेम है, किसके, ट्रायंगल लॉ के। लेकिन एक फर्क है, क्या, यूज अलग अलग कंडीशन में होते हैं। ये तभी यूज होगा जब ए और बी वेक्टर का दोनों पॉइंट सेम होगा तो। ठीक है भाई, चलिए आगे चले हम। हुआ क्या है, वही काम करेंगे जो वहां करा था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर वाला। बेटा यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बी है तो ये वाला बी साइन थीटा होगा, ये देखा था हमने, और ये बी कॉस थीटा होगा। क्या करेंगे सर, दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी वाली, ये O है, ये P है, ये Q है, ये S। दोबारा क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये बनाया था अभी हमने, याद है ना आपको, बिल्कुल सेम। तो ये हमारा होता है A, ये हमारा होता है B cos थीटा, और ये हमारा होता है B sin थीटा, और ये हमारा होता है R। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये B sin थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सेम आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा, और tan फाई दोबारा से सेम B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये हमारा बच्चों आ रहा है, मतलब सेम चीज जो हमने बाहर भी यूज करी थी, वही सेम चीज बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर यूज हो रही है भाई। ठीक है, तो मैं इसकी डेरिवेशन लिख नहीं रहा हूं, वहीं से हम एज इट इज कर लेंगे। बस आपको, आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर में, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेट एंड प्रूव करना है तो प्रूव बता दिया मैंने, और स्टेट क्या करेंगे भाई, ये हमारा लॉ है। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखोगे कैसे करें। क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया भाई हमारे पास, ये कह रहा है टू इक्वल फोर्सेस हैं। भाई दो इक्वल फोर्स ले लो, एक फोर्स ये ले लो और एक फोर्स ये ले लो। ठीक है सर, दो फोर्स ले लिए, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर या इधर। जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी कैसा है, वो भी फोर्स के बराबर ही है। वाओ, ये तो मजा आ गया। तो मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, सेम। भाई F1 इज इक्वल टू F2 तो है, क्यों, क्योंकि दो इक्वल फोर्सेस के बारे में बात हो रही है। फिर जो रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास F1 और F2 के बराबर है, विच इज ऑल्सो F। फॉर्मूला लगा लें, इंक्लिनेशन निकालना है बेटा, ये वाला एंगल थीटा निकालना है। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C 2AB cos थीटा। बेटा अंडर रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा A बताइए, पहली फोर्स कौन सी है, F, दूसरी F स्क्वायर, फिर
2 इंटू एफ एफ स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों आर भी कितना है, वो भी एफ है, तो ये एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चों एफ स्क्वायर प्लस, बेटा कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, 2f स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा ले लो। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, 1/2 इधर आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है -12। बेटा थीटा हमारा कितना आ गया है, 120 डिग्री। मैं आपको बता दूं कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव रहता है, फिर नेगेटिव आ जाता है, जितना यहाँ उतना ही यहाँ। देखो जितना यहाँ है उतना यहाँ है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, जितना पीक है यहाँ पर है, तो रिप्लेस हो जाती है वैल्यू। तो ये हो गई हमारी 90, 120, 135, 150 और 180। 90 पे तो 0 होता है, इस पे हमारे पास आ जाएगा उल्टा होगा, रिवर्स हो गया -12, इसमें -1/√2 -√3/2 और -1। बिल्कुल याद रख लेना, कॉस थीटा की वैल्यू इस बार बहुत यूज होने वाली है आगे वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 29 एंड 5 न्यूटन। ये कह रहा है किसी एक पॉइंट पर आप कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो, 2 फोर्सेस लगा रहे हो आप, तो बेटा ग्रेटेस्ट कब हो सकता है, जब दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी और सेम डायरेक्शन में रहेंगी। सॉरी सेम नहीं, सेम डायरेक्शन में रहेंगी बस। तो मतलब मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, आप भी इधर F1 लगा दो और दूसरा वाला भी यहाँ पर F1 F2 लगा रहा है, दोनों डायरेक्शन क्या होगी सेम, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 29। दूसरा कह रहा है लीस्ट होनी चाहिए, लीस्ट कब हो सकती है भाई, जब दोनों माइनस हो, F1 माइनस F2। भाई सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, 2F1 इज इक्वल टू 34। F1 बच्चों मेरे पास आ गया है 17 न्यूटन। बच्चों F1 यदि मेरे पास 17 है तो F2 कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगा। फिर कह रहा है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3, दोनों को 3 से बढ़ा दो, तो बच्चों F1 बन गई F1 डैश विच इज F1 प्लस 3, 20 न्यूटन आ गया। F2 डैश 12 प्लस 3, 15 न्यूटन आ गया। फिर कह रहा है इन दोनों फोर्सेस को क्या कर दो, राइट एंगल पे लगा दो, मतलब जैसे ब्लॉक है, एक फोर्स लग रही है इधर F1 डैश और एक लग रही है इधर F2 डैश, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, 90। तो लगा दो भाई, कैसे निकालेंगे नेट, F नेट जो आएगी के अंडर रूट ऑफ F1 डैश का स्क्वायर F2 डैश का स्क्वायर 2 इंटू F1 डैश F2 डैश cos 90। जो अभी हमने लिखा था cos 90 वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा। ये कितना है बच्चों हमारे पास, F1 डैश ये हमारा आ गया 20 का स्क्वायर और ये कितना है 15 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 और ये 225, 625 अंडर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा न्यूटन, जिस F नेट। ये चीज हमारे पास है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, आगे बात करें बच्चों। ये वाला क्वेश्चन पैरेललोग्राम का थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, लास्ट वाले से हम बात करें। यदि आपके पास स्कूल में पहली बार क्वेश्चन आपके पास आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं क्या बोल रहा है ये, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा भाई आपका, किस चीज का, पैरेललोग्राम का। वो लॉ एग्जैक्टली क्या है, ये कह रहा था सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18। कह रहा बेटा एक पॉइंट ऐसा है जहां पे 2 फोर्सेस काम कर रही है, और 2 फोर्सेस किस तरीके से काम कर रही है कि उन दोनों का सम जो है वो 18 है। मतलब एक फोर्स को बच्चों हम मान लेते हैं F1, दूसरे को मान लेते हैं F2, और उन दोनों का सम कितना है 18 न्यूटन। ठीक है सर। फिर कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। तो जो उनका रिजल्टेंट है वो हमारे पास आ रहा है 12 न्यूटन का। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर फोर्स के साथ थीटा 90 बना रही है। मतलब जो थीटा 90 है वो देखते हैं भाई क्या मतलब है इसका। एक फोर्स तो ये रही, और रिजल्टेंट जब 90 बन रहा है, हमें ये पता है रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस के बीच में बनता है। जब रिजल्टेंट 90 बन रहा है तो मतलब दूसरी फोर्स तो उसका एंगल ज्यादा रहा होगा। तो बच्चों ये हो गई हमारी F1, ये हमारी हो गई F2,
और ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, कितना 90 डिग्री। ठीक है भाई, किसके साथ? छोटे वाले फोर्स के साथ। तो हमने ये मान लिया है F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब F1 हमने मान लिया है छोटा है, F2 बड़ा है हमारे पास। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो है वो एंगल थीटा है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर फोर्सेस? क्या क्या पता है हमको? एक तो ये पता है, ये पता है, ये दोनों पता है। तो एक फॉर्मूला तो हम ये लगा सकते हैं बच्चों, ध्यान सुनना, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हम ये F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हम इसे अंडर रूट वाला यूज करते हुए आ रहे हैं। एक तो फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें R पता है, F1 प्लस F2 पता है, तो एक को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन थीटा नहीं पता। थीटा के लिए इसने क्या क्या रखा है? 90 वाला कंसेप्ट यूज करते हैं बच्चों। थीटा कैसे निकालते थे? tan phi इज इक्वल्स टू, जिसके साथ एंगल निकालते थे उससे दूसरा वाला फोर्स, मतलब F2 sin थीटा F1 प्लस F2 cos थीटा। बच्चों tan phi इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड रिजल्टेंट। यहां 90 है तो tan phi 90 हो गया, tan 90 F2 sin थीटा F1 प्लस F2 cos थीटा। बच्चों बताइए tan थीटा tan 90 क्या होता है? 1/0 F1 F2 sin थीटा F1 प्लस F2 cos थीटा। यदि कंपेयर करें या मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो हमारा आ गया F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, F2 cos थीटा इज इक्वल टू F1 आ गया, वो भी माइनस का। F2 cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? F1, मतलब F2 cos थीटा को F1 लिख सकते हो। इसका F1 लिख ही पाएंगे, ये F1 है ही है, इसे और लिख लो। तो R स्क्वायर की वजह से कितना आ गया? 12 पाई स्क्वायर। F1 की जगह F1, F2 की जगह 18 माइनस F1, तो 2F1 F2 cos थीटा माइनस F1, 144 F1 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताइए? 18 इंटू 18, 88 4 6 1 4 1 8 4 2 3 324 आ गया। तो 324 प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू F1, तो 36 आ गया, F1 आ गया, माइनस 2 F1 स्क्वायर। बेटा F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर प्लस 324 36 F1 माइनस 2F1 स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। ये माइनस टर्म इधर आ जाएगी, 36 F1 324 माइनस 144 आ गया। सॉल्व करोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? ये हमारा ये आ जाएगा 180, F1 इज इक्वल्स टू 180 बाय 36, काट दोगे तो 5 टाइम्स। F1 बच्चों हमारा 5 न्यूटन आ गया। F1 प्लस F2 कितना था? 18। F1 हमारा कितना आ गया? 5। F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 18। F1 की जगह 5 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 18। F2 हमारे पास आ गया है 13 न्यूटन। ये चीज हमारे पास आ गई। दोनों फोर्सेस हमें निकालनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। कंसेप्ट यदि कोई बच्चा यूज नहीं जानता, देखो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई, जिसके साथ एंगल निकाल रहे हो उससे उल्टा आता है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व कैसे करें हम, मतलब अभी हालांकि हम ये वाली चीज सीख चुके हैं बच्चों। रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर। अच्छा मेरी बात बताओ, अभी तक हम क्या कर रहे थे सर? एक वेक्टर के ऊपर 2 फोर्स लग रही है, व्हाट इज इक्विवेलेंट? F1। एक फोर्स के ऊपर 2 फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, व्हाट इज इक्विवेलेंट? F। एक
एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रही हैं दो डायरेक्शन में, व्हिच इज इक्विवेलेंट एक फोर्स। मतलब अभी हम दो वेक्टर को कन्वर्ट कर रहे थे एक में, और अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, एक वेक्टर को कन्वर्ट कर दो दो में। एग्जांपल समझते हैं भाई आप एक फोर्स लगा रहे हो इधर F, और ये फोर्स लग रही है इस थीटा के साथ। बहुत लॉजिकल सोचना, भाई ये ब्लॉक था, यदि मैं इस पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक कहां मूव करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। भाई यदि मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाऊं ऊपर, तो कहां डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर की तरफ। लेकिन जब मैं कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो ऐसे, जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा, ये थोड़ी देर के बाद यहां चला जाएगा। सपोज मान लेते हैं ये ओरिजिन था 0,0, जब ये थोड़ी देर में यहां गया तो उसके बच्चे दोनों कंपोनेंट बदले, कौन से, वाई बी और एक्स। इसकी पोजीशन आएगी x, y। तो जब x और y दोनों कंपोनेंट बदले हैं तो फोर्स भी दो हिस्सों में बटी होगी। जैसे ऐसे मान के रखो, ये रहा, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस एंगल पर, ये देखो मतलब एक एंगल पर ऐसा, तो मतलब कि एक एंगल पर जब फोर्स लगाते हो आप तो ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसके दो फोर्स आएंगे, एक तो इधर Fx और एक इधर Fy। बच्चों ये Fx हो गया अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस। क्या मैं इस फैक्टर को उठा के वहां लिख सकता हूं, सर क्यों, ऐसे कैसे लिख दोगे आप, भाई ऐसा है कि इसकी डायरेक्शन सेम है, और सर मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जब कभी भी आप दो वेक्टर को शिफ्ट करना चाहते हो, उन दोनों के डायरेक्शन सेम रखते हो, मैग्नीट्यूड सेम रखते हो, तो शिफ्ट कर सकते हो। तो ये वाला हमारा एंगल आ गया थीटा, ये हमारा हो गया बच्चों Fy, ये हो गया Fx और ये F। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब Fy और ये F। तो Fy हमारे पास आ गया है F साइन थीटा। और कॉस में निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में क्या है Fx, हाइपोटेन्यूज मतलब Fx इज इक्वल्स टू F कॉस थीटा आ गया। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए। मतलब एक चीज तो याद रख सकते हो भाई, जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस में ब्रेक होता है, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन में। जिसके साथ एंगल बनता है, मतलब देखो जैसे कैसे, मतलब सर भाई ये रही वेलोसिटी, ये रहा थीटा, तो जिसके साथ थीटा बना है वो होगा Vx, Vy, Vx हमारा होगा V cos थीटा और ये हमारा होगा V sin थीटा। ये V cos और वो V sin, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। कह रहा है एरोप्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। आइए हवाई जहाज उड़ाते हैं। ये रहा एरोप्लेन की डायरेक्शन एंड विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। कितनी स्पीड है बच्चों इसकी, ये कह रहा है इफ द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 250 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल होगी Vx और वर्टिकल होगी Vy। तो इसने कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है बच्चों, कितना Vx गिवन है, कितना 250 किलोमीटर पर आवर। बच्चों यदि ये V है तो ये कितना होगा V cos थीटा, यदि V है तो ये क्या होगा V sin थीटा। तो बेटा हमें क्या दे रखा है, V cos थीटा में दे रखा है कितना 250। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, V cos थीटा को 250। बेटा थीटा कितना है 30, तो V cos 30 इज इक्वल टू 250, तो V इंटू √3/2 इज इक्वल टू 250। टू उधर भेज दो, V इज इक्वल टू हमारा आ गया 500/√3 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। 500/√3। आपसे आगे सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर देना, बड़े आराम से सॉल्व कर लो। आगे एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है, ये हो गई एक्चुअल वेलोसिटी। कह रहा फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा Vy, V sin थीटा। V कितना है 50/500/√3 इंटू साइन थीटा साइन 30, 500/√3 साइन 30 1/2, इसे काट दो 250 आ गया। 250/√3
√3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वी वाई। वी एक्स पता है 250, वी वाई 250/√3 एंड व्हाट इज वी 500/√3। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो, ये आप देख लेना ऐसे। आगे बात करें, अगला कहता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। व्हाट डू मीन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? अभी हमने देखा, अभी लास्ट क्वेश्चन में सर ये वेलोसिटी थी, ये वी एक्स आया विच इज वी कॉस थीटा और दिस इज वी वाई। बच्चों यदि v को मुझे रिप्रेजेंट करना होता है, पता क्या लिखूंगा? वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। मतलब सपोज v दे रखा है 2 आई कैप, 3 जे कैप और 4 के कैप। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस पार्टिकल की अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, उस पार्टिकल की अलोंग वाई एक्सिस 3 मीटर पर सेकेंड और अलोंग जेड एक्सिस 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस पार्टिकल की अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी है। ये हम बोल रहे हैं वी एक्स वी वाई वी जेड। जैसे अभी हमने फोर्स निकाली थी, एफ कितना निकालोगे? एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप। बच्चों एफ एक्स कितना था बताना जरा? एफ एक्स था सर एफ कॉस थीटा आई कैप और ये था एफ साइन थीटा जे कैप। या यदि आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वो यही आएगा क्योंकि इसी को आपने ब्रेक किया है। तो इस तरीके से आप किसी के भी कंपोनेंट व्हेन ए वेक्टर रिजॉल्व इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इसको 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया। द कंपोनेंट आर सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक हमारा एफ एक्स आया और एक एफ वाई, एफ जेड भी आ सकता था। मतलब अब आप किसी के भी एक्सप्रेशन भी ऐसे निकालोगे, वेलोसिटी भी ऐसे निकालोगे, पोजीशन भी ऐसे निकालोगे, फोर्स भी ऐसे निकालोगे। तो हर चीज को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ही डिवाइड करके रखते हैं। अच्छा यदि आपको थीटा निकालना हो तो थीटा कैसे निकालोगे बच्चों? tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। इसका निकालोगे तो f का नेट tan फाई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। निकालें एफ वाई कितना था? एफ साइन थीटा और एफ एक्स एफ कॉस थीटा। काट दो, क्या आ रहा है? tan थीटा। बिल्कुल सही कहा। मतलब यदि मैं किसी के भी y कंपोनेंट को x कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं तो मैं थीटा निकाल सकता हूं बड़े आराम से। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं। भाई इस क्वेश्चन को हम इसका लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। वैसे हमारे पास स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की भी हमारे पास पूरी डीबी बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, शीट्स हैं पावर पॉइंट पे। तो पर अभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, 2 घंटे के आसपास लगभग हमारी वीडियो हो चुकी है और आप सभी इस वीडियो को लाइक तो करते नहीं हो। भाई व्यूज 3 और 5 चले आते हैं लेकिन लाइक हमारे पास सिर्फ 20, 25, 30 आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है भाई, देखते तो रहोगे ही आप, लेकिन लाइक करना भी जरूरी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है 2 बिलियर्ड्स बॉल, बिलियर्ड्स देखा ना आपने, बिलियर्ड्स खेलने वाला बिलियर्ड्स बॉल है हमारे पास ऑन ए फ्लैट टेबल। वन हैज ए वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ vx और vy है और दूसरे का vx और vy दे रखा है। इफ बोथ स्टार्ट फ्रॉम द मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ? आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है आइए समझते हैं। देखो भाई ये हमारा रहा ओरिजिन, यहां से दोनों बॉल चलना शुरू हुई है। पहले बात करते हैं पहली बॉल की। बच्चों एक बॉल चली गई है इधर, बॉल मान लेते हैं पहली बॉल को जिसका इधर देखा है इसे मान लेते हैं ए। ये हम बात कर रहे हैं वी की बात, किसके लिए? ए के लिए। बेटा इसका वी एक्स दे रखा है कितना? 1 मीटर और वी वाई √3 मीटर पर सेकेंड। हमें थीटा निकाल ले पहले, अभी हमने निकालना सिखाया। व्हाट इज tan थीटा? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई है √3, वी एक्स है 1, तो tan थीटा हमारे पास आ रहा है √3। √3 का मतलब क्या होता है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। मतलब ये बॉल जो है वो हमारी 60 डिग्री एंगल पर गई है। दूसरे कंपोनेंट की बात करें, भाई ये हमारा कह रहा है वी एक्स वी वाई दे रखा है, तो भाई इसका कैसे निकालोगे? tan फाई इज इक्वल टू वी वाई डैश अपॉन वी एक्स डैश। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, काट दो तो 1 आ गया। बच्चों इसका tan फाई कितना आ रहा है? 1। तो 1 कब आता है? 45 पर, तो tan 45। फाई कितना आ गया बच्चों? 45 डिग्री आ गया।
मतलब कि ऐसा हो रहा है, एक बॉल जा रही है कितने पे, 60 डिग्री पे, और एक बॉल जा रही है कहीं ना कहीं 45। तो एक जा रही है 60 पर और एक जा रही है 45 पर। ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन देयर पाथ। बच्चों एक 60 पे है और एक 45 पे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 15 डिग्री। तो एंगल बिटवीन देयर पाथ इज 15 डिग्री। ये हमने अप्रोच लगाई, पहले वाले का थीटा निकाल लिया, फिर दूसरे वाले का निकाला, दोनों के बीच का डिफरेंस कर दोगे तो हमारे पास दोनों का पाथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास रहा, ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। हम और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो जेई में आए हों, स्कूल के हिसाब से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हों। यदि आपको इस चैनल पे कंटेंट समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।